नमस्कार साथियों, मैं इंजीनियर सुशीला यादव, जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है बेसिक टर्मिनोलॉजीज इन जीआईएस। जीआईएस काफ़ी एक्सटेंसिव सब्जेक्ट है, लेकिन सिर्फ आज बेसिक टर्म्स पे जो हमारे रोज काम आने वाली हैं उन्हीं को हम ज़्यादा आज समझेंगे। जीआईएस का फुल फॉर्म से स्टार्ट करते हैं कि जीआईएस होता क्या है। जी से ज्योग्राफिक, आई से इंफॉर्मेशन, एस से सिस्टम। जहाँ भी ज्योग्राफी आ गया, इसका अर्थ हुआ कि वह कहीं ना कहीं दैट प्लेस एग्जिस्ट ऑन अर्थ। सो अर्थ के सरफेस पे कोई भी जो प्लेस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, वेयर इज दैट प्लेस एंड व्हेन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब जो इन्फॉर्मेशन जिसकी चर्चा पूरे जीआईएस में की जा रही है वो कब कलेक्ट की गई थी, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट, वेयर एंड व्हेन आर इक्वली इंपॉर्टेंट इन जीआईएस। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट its definition, so it's a computerized system of that captures, stores, retrieve, analysis and display a huge quantity of spatial data as well as attribute ones। इंफॉर्मेशन की हमने बात की कि क्या क्या इंफॉर्मेशन गैदर की जा सकती है। ज्योग्राफी की बात की, जहां पे भी अर्थ पे कोई भी प्लेस है वो ज्योग्राफी से रिलेटेड हो गया। एस, जहां पे भी सिस्टम आ गया, इसका अर्थ हुआ कि कोई ना कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमारे कंप्यूटर में स्टोर्ड है, उस इंफॉर्मेशन को वापस लिया जा सकता है, डिस्प्ले किया जा सकता है, ह्यूज डेटा का एनालिसिस किया जा सकता है। इसलिए इस पूरे सिस्टम को ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम कहा जाता है, जिसमें ज्योग्राफी के साथ साथ दूसरी इंफॉर्मेशन जो टेबुलर फॉर्म में है वो भी एसोसिएटेड होती है। जीआईएस के साथ एक और टर्म आती है रिमोट सेंसिंग। रिमोट से, दूर से, बिना उस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आए हुए कोई सेंस की गई चीज है तो उसको कहते हैं रिमोट सेंसिंग। जैसे उदाहरण के तौर पे, जैसे हम डेली बेसिस पे कैमरा को यूज करते हैं, कैमरा बिना हमारे टच में आए हुए हमारी पिक्चर लेता है, तो वो भी एक रिमोट सेंसिंग डिवाइस है। इसी तरह से जो सैटेलाइट्स हैं वो अर्थ के इंफॉर्मेशन को गैदर कर रही हैं विदाउट बीइंग इन टच विद अर्थ, एंड दे आर गैदरिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ रिमोट प्लेस, सो इट्स कॉल्ड रिमोट सेंसिंग। सो द टेक्निक इज रिमोट सेंसिंग। और जैसा कैमरा है वैसे ही एक सैटेलाइट है वैसे ही एक एयरक्राफ्ट है। एयरक्राफ्ट से भी उस इंफॉर्मेशन को दूर से गैदर किया जा रहा है, ड्रोन से भी दूर से गैदर किया जा रहा है। तो ऑल दीज आर रिमोट सेंसिंग इक्विपमेंट्स एंड रिमोट सेंसिंग टेक्निक इज द टेक्निक एज वेल एज एन आर्ट। इसी प्रकार से एक और सिस्टम है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ग्लोब पर हम कहाँ खड़े हैं, ग्लोब पर हमारी पोजीशन को बताने वाला सिस्टम इज ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, दैट इज जीपीएस। आमजन जीपीएस के नाम से ही इस सिस्टम को समझते हैं। तो ये कैसे काम करता है कि हमारे पृथ्वी के चारों ओर काफ़ी सारी सैटेलाइट्स घूम रही हैं, उन सैटेलाइट्स का अलग अलग पोजीशन होता है और वो सैटेलाइट सेंस करती हैं ऑब्जेक्ट को अलग अलग डायरेक्शन से। ये ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट पे हम कह सकते हैं कि काम कर रहा है। और जब अलग अलग पोजीशन से आते हैं तो एग्जैक्ट लोकेशन उस ऑब्जेक्ट की ग्लोब पर कहाँ है वो निकाली जा सकती है। तो ऐसे सिस्टम को हम जीपीएस कहते हैं। हम किसी भी लोकेशन को जीपीएस से कैप्चर करने जाते हैं तो हमें कुछ समय रुकना चाहिए उस पोजीशन को कैप्चर करने के लिए, अदरवाइज एरर होगी। जहां हम खड़े हैं वहां कहीं दूर लोकेशन भी दिखा सकता है। दूसरा एक इसमें टेक्नोलॉजीज की बात होती है। जैसे जीआईएस हुआ ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, वैसे ही जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज, जिसमें ये सारे जो आपने अभी तक सिस्टम पीछे देखे, ग्लोब जीपीएस हो, रिमोट सेंसिंग हो और चाहे जीआईएस हो, इन सब को मिलाकर हम जो टर्म यूज करते हैं वो ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज या जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज। इसमें ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यानी कि जीपीएस, रिमोट सेंसिंग, ये दोनों इनपुट डेटा दे रहे हैं और जो कि जीआईएस में एनालाइज किया जा रहा है। तो ये दोनों डेटा सोर्स हो गए और जीआईएस जो है उस डेटा को एनालाइज करने का सोर्स हो गया। अब डेटा को कई माध्यम से हम कैप्चर कर सकते हैं। हो सकता है डेटा हमारे पास ऑलरेडी टेबुलर फॉर्म में हो, या रिपोर्ट्स में हमारे पास अवेलेबल हो, या हमने फील्ड से गैदर किया हो जीपीएस को यूज करते हुए, मोबाइल को यूज करते हुए, या हमारे पास मैप्स हो, या हमारे पास सीडी पेन ड्राइव में कहीं डेटा उपलब्ध हो। तो ये सारा डेटा एक्विजिशन के मेथड्स हैं। अब ये स्पेस से अगर हमने कैप्चर किया है तो वो सैटेलाइट के माध्यम से किया जा सकता है। एयरक्राफ्ट पे अगर लिडार लगा हुआ है, कैमरा लगे हुए हैं, तो हम हाई एल्टीट्यूड से प्लेन्स के माध्यम से भी कैप्चर कर सकते हैं डेटा को। और आजकल काफ़ी लो एल्टीट्यूड पे ड्रोन्स भी काम करते हैं। तो ये डेटा को एक्वायर करने के अलग अलग मेथड हैं जो जीआईएस में यूज हो सकते हैं। आप टोपोग्राफिकल सर्वे कर सकते हैं,
आप टोटल स्टेशन सर्वे का यूज कर सकते हैं। तो ये सारे जो मेथड्स हैं डेटा को कलेक्ट करने के। हमने अगर सैटेलाइट से कोई डेटा कलेक्ट हुआ, समझ लीजिए कि कहीं सैटेलाइट ने बताया कि यहाँ पे वन क्षेत्र है, हमें ये देखना जरूरी है कि जहाँ डेटा में वन क्षेत्र बताया गया है क्या वहां वाकई में वन क्षेत्र है। तो कुछ ग्राउंड ट्रूथिंग भी करनी जरूरी होती है जो सैटेलाइट के माध्यम से हमने डेटा कैप्चर किया है। अब इसमें एक टर्म आती है जियो रेफरेंसिंग। अगर इसकी हिंदी ही देख लें, जियो मतलब अर्थ पे, पृथ्वी पर, और रेफरेंस, उसको रेफरेंस नंबर दे दिया। और पृथ्वी पे कोई भी रेफरेंस देने का क्या माध्यम होता है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। अब जो डेटा हमने सैटेलाइट से कैप्चर किया तो उसको सिस्टम में रेफरेंस किया जाता है, ज्योग्राफी से लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दिए जाते हैं, उसको कहते हैं जियो रेफरेंसिंग। इसके लिए कम से कम 4 लोकेशंस का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड देना होगा। जैसे उदाहरण के तौर पे ये एक सैटेलाइट इमेज एक्वायर हुई है और एक हमारे पास पटवारी से लिया हुआ कैडेस्ट्रल मैप है। अब ये मैप में हमें इसको जियो रेफरेंस करना है, तो दोनों को देखा जाता है कि कहाँ पे कौन सी चीज सैटेलाइट की रेवेन्यू मैप से मिल रही है। उदाहरण के तौर पे आप ये देखेंगे कि ये जो फील्ड बाउंड्री है इस तरह से शेप ले रही है, इसी तरह से ये जो बाउंड्री है ये भी यही शेप ले रही है। इसका मतलब ये पॉइंट इससे रिलेटेड है। ये आप देख रहे हैं कि रोड हमें दिख रहा है, ये रोड है, और यहाँ पे भी एक रोड हमें नजर आ रहा है पटवारी के नक्शे में। इसी प्रकार से ये एक कोना है खसरे का, ये जो कोना है, ये कोना यहाँ पे सैटेलाइट के इस कोने से मिल रहा है। यहाँ पे भी ये एक नदी का पार्ट दिख रहा है और उसके पास में एक, तो यहाँ पे भी एक नदी का पार्ट दिख रहा है। तो ये 4 पॉइंट हमें कम से कम मिल गए और इन चारों पॉइंट्स को हमने रजिस्टर कर दिया, यानी कि इन चारों पॉइंट्स को हमने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दे दिया, सिस्टम में एंटर कर दिया कि ये जो पॉइंट है इसका अक्षांश देशांतर क्या है, इसका क्या है, इसका क्या है, इसका क्या है। जब हमने कहीं भी 4 पॉइंट हमने दे दिए तो पूरा का पूरा नक्शा जो है जियो रेफरेंस हो जाता है। और जब पूरा नक्शा जियो रेफरेंस हो जाता है, माउस आप कहीं भी घुमाएंगे उस जगह का लोकेशन का आपको ऑटोमेटिकली लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये आपका पूरा नक्शा जियो रेफरेंस हो चुका है। 2 शब्द और आते हैं जब हम जीआईएस की बात करें, एक होता है स्पेशल डेटा और एक होता है नॉन स्पेशल डेटा, जिसको कि एट्रीब्यूट डेटा भी कहा जाता है। अब इसको याद करने के लिए यह है कि स्पेशल स्पेस का डेटा, यानी कि कोई ना कोई ज्योग्राफी से रिलेटेड डेटा, तो उसको हम कहते हैं स्पेशल डेटा। ये किससे रिलेट करता है कि ये है कहाँ पे, जो पृथ्वी पे ये जगह कहाँ की है, तो स्पेसिफिक लोकेशन। फिर इसको हम स्टोर कर सकते हैं शेप फाइल में, जियो डेटाबेस में। शेप फाइल जैसे आप वर्ड में जब फाइल सेव करते हैं तो डॉस फाइल होती है, जीआईएस में जिस फाइल में सेव किया है आपने वो शेप फाइल। तो आपका स्पेशल डेटा हो गया। और नॉन स्पेशल, इसको एट्रीब्यूट डेटा को हम नॉन स्पेशल डेटा भी कहते हैं, जो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, जिस लोकेशन को आपने चूज किया है उससे रिलेटेड दूसरी इंफॉर्मेशन। उदाहरण के तौर पे आपने कहा कि स्पेशल डेटा जयपुर, यानी कि जयपुर कहीं ना कहीं ग्लोब पे पोजीशन है। अब जयपुर की पॉपुलेशन कितनी है, यहाँ पे कितनी वाटर बॉडीज हैं, यहाँ कितनी फॉरेस्ट लैंड है, कितने फार्मर्स यहाँ रहते हैं, तो ये जयपुर से रिलेटेड नॉन स्पेशल, जो स्पेस से रिलेटेड नहीं है लेकिन एक टेबुलर फॉर्म में इंफॉर्मेशन है। तो इस ऐसी टाइप की इंफॉर्मेशन को हम कहते हैं कि नॉन स्पेशल या एट्रीब्यूट। इस शेप फाइल के साथ जो डेटा एसोसिएटेड है वो टेबुलर फॉर्म में डेटा है, उसको कहते हैं एट्रीब्यूट डेटा। इसी के साथ एक वर्ड है डिजिटाइजेशन। जैसे आपके पास मैप है, मैप आपके पास हार्ड कॉपी में उपलब्ध है, आपने उसको स्कैन करा और उसको सिस्टम में डाल दिया। सिस्टम में डालने के बाद उसको डिजिटाइज कर दिया तो वो डिजिटाइजेशन हो गया। जैसे आप ये 2 नक्शे देख रहे हैं, यहाँ पे एक नक्शा है, इस नक्शे पे अब मैंने माउस घुमा के कि ये मेरी जो है लूनी का आउटलाइन है, अब इस पे अगर पूरा घुमा के मैंने डिजिटाइज कर दिया इसको, तो ये डिजिटाइजेशन हो गया इस मैप का। एनालॉग मैप को आपने, जो कि फिजिकली मैप था उसको एनालॉग मैप कहते हैं, उसको अब आपने डिजिटल मैप में कन्वर्ट कर दिया। स्केल ऑफ मैप, अब जैसे ये पॉसिबल नहीं है कि हम 1 किलोमीटर स्क्वायर को कागज पे दिखा पाएं या हम एक कंप्यूटर सिस्टम में दिखा पाएं, तो हम जानते हैं कि हम एक स्केल का यूज करते हैं कि 1 सेंटीमीटर ग्लोब पर 1 किलोमीटर के बराबर है।
तो इसका अर्थ हुआ कि 1 सेंटीमीटर बराबर हो गया आपके 1 किलोमीटर। किलोमीटर का मतलब हो गया 10⁵, 1 लाख कह सकते हैं सेंटीमीटर। यानी कि ये जो स्केल हुआ इसका, ये हो गया 1:1 लाख। तो इट इज अ रेशियो बिटवीन अ डिस्टेंस ऑन द मैप एंड द कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। इसमें एक और बात इंटरेस्टिंग है कि हम ज्यादातर स्मॉल स्केल मैप जब पूछा जाता है तो हम उल्टा बोल देते हैं, हमें लगता है कि 1:10,000 जो है मैप छोटा है, जबकि ये बड़ा मैप है। क्योंकि 1 सेंटीमीटर कहाँ तो 1 किलोमीटर को दिखा रहा है, कहाँ 1 सेंटीमीटर 100 मीटर को दिखा रहा है। तो नेचुरली इसमें जो लार्ज स्केल मैप है उसमें इंफॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा होगी। और सिटीज़ का, या हम जैसे वाटरशेड में काम करेंगे तो रिवेन्यू का मैप यूज़ करेंगे 1:4,000। अगर हमें कंट्री लेवल की प्लानिंग करनी है तो हमें 1:2.5 लाख। मीडियम स्केल मैप है, अगर हमें स्टेट लेवल प्लानिंग करनी है तो 1:50,000 भी चल जाएगा हमें। तो ये मैप है, और मैप की हर मैप की यूटिलिटी अलग अलग है। अगर हमें वाटरशेड विलेज लेवल पे प्लानिंग करनी है तो नेचुरली हमें बड़ा नक्शा चाहिए लार्ज स्केल का 1:4,000 का। प्लानिंग किस लेवल पे करनी है वो स्केल उसके अकॉर्डिंग चूज करना होता है। इसी तरह से जीआईएस में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हमें ध्यान रखनी है एक्यूरेसी की। अब एक्यूरेसी दो तरह की होती है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल एक्यूरेसी मतलब जहां आप खड़े हैं उससे कितनी दूर आपको सिस्टम ने दिखाया जब आपने जीपीएस से कैप्चर किया। उदाहरण के तौर पे ग्राउंड पे आप जहां खड़े हैं वहां तो फार्म पॉन्ड यहाँ है, और आपने जब उसको कैप्चर किया तो वो यहाँ दिखा रहा है। तो ये जो डिस्टेंस है ये इसका हॉरिजॉन्टल वेरिएशन है। तो हम कहते हैं कि इसमें अभी हॉरिजॉन्टल इनएक्यूरेसी है। अगर हमें सिस्टम ने जहां पे फार्म पॉन्ड है वहीं दिखाया होता तो हम कहते हैं इसकी हॉरिजॉन्टल एक्यूरेसी बिल्कुल अप टू द मार्क है। तो कुछ डेविएशन होते हैं उनको हॉरिजॉन्टल एक्यूरेसी कहते हैं। ऐसी वर्टिकल एक्यूरेसी जब हम वाटरशेड में या कभी भी कंटूर्स पे काम करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है वर्टिकल एक्यूरेसी। और सबसे ज़्यादा जो वेरिएशन जो होने के चांस होते हैं वो इसी में होते हैं। अगर जितना ज़्यादा हमारे पास रेजोल्यूशन का अच्छा डेटा होगा ये वर्टिकल एक्यूरेसी उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी। अब जैसे हॉरिजॉन्टल एक्यूरेसी को तो आपने जो इस पिक्चर में आपने नाप लिया कि यहाँ से यहाँ हमें दिखा रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल एक्यूरेसी को कैसे नापेंगे कि ये कितना इसमें डेविएशन है। तो आप देखिए कि जो डेटा आता है उसको सिस्टम में उसकी हाइट नापिए किसी न किसी स्ट्रक्चर की जो परमानेंट नेचर का स्ट्रक्चर है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर है, उसमें उसकी हाइट सिस्टम से कितनी आ रही है। जैसे इस केस में सिस्टम से इसकी हाइट 3.5 मीटर है। जब हमने यहाँ से यहाँ तक इसको नापा तो 3.5 मीटर जब सिस्टम दिखा रहा है तो आप वही जो हाइट है उसको जाके फील्ड में नापिए। फील्ड में भी अगर उस स्ट्रक्चर की हाइट 3.5 मीटर जाती है तो इसका मतलब 0 उसमें वर्टिकल एरर है। हो सकता है कि वो 3.25 आए तो इसका मतलब उसमें 25 सेंटीमीटर का वर्टिकल इनएक्यूरेसी आ गई। तो वर्टिकल एक्यूरेसी का मतलब जेड वैल्यू में कितना डिफरेंस आ रहा है, दैट इज वर्टिकल एक्यूरेसी। और जब हम किसी वाटरशेड प्लानिंग में किसी स्ट्रक्चर की हाइट डिफाइन करते हैं या सिलेक्ट करते हैं तो ये सबसे क्रूशियल पैरामीटर होता है। अब इसमें जो डेटा है जीआईएस में वो दो तरह से हो सकता है, एक रास्टर फॉर्म में, एक वेक्टर फॉर्म में। ये दोनों टर्म्स को भी समझना बहुत जरूरी है। रास्टर हो गया जैसे आपने कोई अपनी फोटो खींची वो पिक्चर, तो वो एक रास्टर होती है। इसीलिए आप देखते हैं कि जैसे आप जूम करते हैं किसी पिक्चर को वो फटने लग जाती है, पिक्सल्स दिखने लग जाते हैं। फटने लग जाती है मतलब आप और जूम करते हैं तो आपको स्क्वायर्स नजर आते हैं। उन स्क्वायर्स को हम टेक्निकल टर्म्स में पिक्सल्स कहते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि इस तरह का अगर डेटा सिस्टम में है तो ये पिक्सल फॉर्म, तो इसको रास्टर कहते हैं। जैसे कि आपकी सैटेलाइट इमेज जो आई वो रास्टर फॉर्म में आती है, आपकी एरियल फोटोज हैं वो रास्टर में है, आपके वेक्टर डेटा है तो वो इस तरह का होता है कि उसमें वेल डिफाइंड, ये जैसे पॉन्ड है तो ये पॉन्ड की वेल डिफाइंड लाइन है, ये ऐसा नहीं कि पिक्सल्स में। और रियल वर्ल्ड इन दोनों से डिफरेंट होती है, जो कि पेड़ वेड़ सब आपको दिख रहे हैं और इस तरह की रियल वर्ल्ड का डिफरेंट है। रास्टर पे थोड़ा और डिटेल में देखें तो रास्टर जो है, जो डेटा होता है वो ग्रिड की फॉर्म में होता है, और ग्रिड जो है स्क्वायर पैटर्न में होती है, और हर स्क्वायर को एक पिक्सल कहा जाता है, और हर पिक्सल की एक वैल्यू होती है जिसको हम डिजिटल नंबर कहते हैं। ये
दोनों को डिफरेंशिएट करने का एक नंबर है, दोनों पिक्सल में अलग अलग नंबर होंगे, तो इसको हम डिजिटल नंबर कहते हैं। और इसमें जो अब ये पिक्सल जो है इसमें वेरिएशन अलग अलग होगा, लेकिन उन सब वेरिएशंस का इस पिक्सल में एवरेज आउट कर दिया तो सिंगल ही नंबर आता है इसमें। और इसीलिए इसमें ये भी है कि जितनी बड़ी ये पिक्सल होगी डेटा उतना पुअर क्वालिटी का है, छोटी पिक्सल है इसका मतलब डेटा अच्छी क्वालिटी का है। और वो क्यों पुअर क्वालिटी का है, क्योंकि आपको जैसा अभी बताया कि हर पिक्सल का एक एवरेज वैल्यू है, इसका मतलब वेरिएशन बहुत ज्यादा, अगर बड़ी पिक्सल है तो वेरिएशन उस पूरी पिक्सल में बहुत ज्यादा है, लेकिन उसने एवरेज आउट कर दिया। तो ये जो रास्टर डेटा है इसके जो फॉर्मेट है, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि एक्सेल में फॉर्मेट होता है, शेप फाइल होती है, डॉस फाइल होती है, वैसे ही रास्टर डेटा की जो है टिफ होगा या फिर आपके इमेज होगी तो IMG फॉर्मेट में होगा, JPG फॉर्मेट में हो सकता है, तो रास्टर डेटा इन फॉर्मेट्स में आता है। इसी प्रकार से जो वेक्टर डेटा है वो पर्टिकुलरली वेल डिफाइंड होगा, ग्रिड फॉर्म में नहीं होगा, यहाँ कोई ग्रिड नजर नहीं आ रही है, XY कोऑर्डिनेट्स होंगे उसके। दूसरा, इसमें हम जो डेटा है उसको ग्रिड फॉर्म में नहीं लिख के कंटिन्यूटी में लिया हुआ है वेक्टर डेटा। अब ये जो डेटा है, ये रास्टर हो चाहे वेक्टर हो, इसके 3 डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। या तो डेटा पॉइंट होगा, जैसे कि जयपुर रोड नेटवर्क है तो सिंपल लाइन के फॉर्म में होगा, जब वो रास्टर में होता है तो वो स्क्वायर हो जाता है पॉइंट, और अगर वेक्टर है तो एक डॉट है। अगर रास्टर है और लाइन को डिनोट करना है तो वो स्क्वायर्स की एक लाइन है और यहाँ पे एक सिंपल लाइन है वेक्टर फॉर्म में। पॉलीगन अगर हम दिखा रहे हैं, जैसे हमें पूरे राजस्थान का नक्शा दिखाना है या हमें पूरा जयपुर डिस्ट्रिक्ट का नक्शा दिखाना है तो वो पॉलीगन है। पॉलीगन को इसमें स्क्वायर्स का एक हो गया सेट, लेकिन इसमें सिंपली एक रेक्टेंगल आपको दिखा दिया कि पॉलीगन जो है रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। तो दोनों के जो डेटा स्ट्रक्चर है वो 3 टाइप के हो गए, पॉइंट, सिंपल लाइन या पॉलीगन। और रास्टर और वेक्टर में अलग अलग तरीके से इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसी तरह से एक बहुत इंपॉर्टेंट जो बात है कि वो रिजोल्यूशन क्या है जो डेटा पे आप काम कर रहे हैं, क्योंकि हमने GIS पे डेटा काम किया, हमने मैप भी है। अब मैप है ना, आपने किस स्केल का लिया वो बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ प्लानिंग करने के लिए। आपने रिजोल्यूशन क्या लिया ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब मैप तैयार किया तो आपने किसी भी स्केल पे तैयार कर लिया, लेकिन किस रिजोल्यूशन से वो नक्शा तैयार किया गया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिजोल्यूशन का अगर देखें आप, एक तो स्पेशल रिजोल्यूशन होता है और एक आगे देखेंगे हम स्पेशल के साथ स्पेक्ट्रल, रेडियोमेट्रिक और ये है। लेकिन स्पेशल रिजोल्यूशन का मतलब हुआ कि आपके जो स्क्वायर पिक्सल है उसको मेजर कर लीजिए आप। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे अगर ये 1 सेंटीमीटर है, इसको यहाँ से यहाँ मेजर किया 1 सेंटीमीटर आया, तो इसका मतलब ये 1 सेंटीमीटर का डेटा है। और ये 2.5 मीटर आया तो इसका मतलब ये इसका रेजोल्यूशन 2.5 मीटर है। तो ये इसमें डिफरेंस होता है कि पिक्सल की साइज क्या है। तो पिक्सल की साइज से आप स्पेशल रेजोल्यूशन निकाल सकते हैं। जैसे अगर किसी पिक्सल की जो रिप्रेजेंट कर रही है वो 10 बाई 10 मीटर का, यानी कि हम ये कहेंगे स्पेशल जो रेजोल्यूशन है वो 10 मीटर है। जितनी पिक्सल का वन साइड होती है वो उसका रेजोल्यूशन होता है। और उसका फायदा क्या होता है, देखिए ये 2 इमेजेस है, यहाँ पे ये पुअर क्वालिटी का रेजोल्यूशन है, ये बेटर क्वालिटी का रेजोल्यूशन है। ये 40 सेंटीमीटर का रेजोल्यूशन है, ये आपके 5 सेंटीमीटर का रेजोल्यूशन। अब ये 40 और 5 क्या है, 40 का अगर वैसे लेमैन की भाषा में समझें तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो कम से कम 40 सेंटीमीटर की है तो वो कैप्चर हो रही है, उसको आप डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं। 5 सेंटीमीटर का डेटा है, इसका मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो 5 सेंटीमीटर से बड़ी है वो इसमें डिटेक्ट हो रही है। तो ये अब सेम इमेज होते हुए भी यहाँ पे ये स्ट्रक्चर्स जो हैं वो यहाँ डिटेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, जबकि 5 सेंटीमीटर जब अच्छे रेजोल्यूशन का डेटा होगा तो ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स भी आप देख पा रहे हैं। तो ये स्पेशल रेजोल्यूशन है। जितना ज्यादा एरिया पिक्सल कवर कर रही है उतना कम उसका रेजोल्यूशन है, और जितना कम रेजोल्यूशन है एक्यूरेसी उतनी ही कम होगी। वो था स्पेशल रेजोल्यूशन। एक होता है स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन। स्पेक्ट्रल का जहां पे भी शब्द आ गया समथिंग रिलेटेड टू लाइट, तो वो जो बैंड सैटेलाइट में लगे हुए हैं वो कितने उसमें
वेवलेंथ को कैप्चर कर पा रहे हैं वो स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन है। कितने बैंड्स, अगर 3 बैंड है तो इसका मतलब वो 3 रेंज की वेवलेंथ को कवर कर पा रहा है। 11 है तो इसका मतलब उसका स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन और अच्छा है, यानी कि वो 11 बैंड की वेवलेंथ को कवर कर पा रहा है। रेडियोमेट्रिक है, मतलब एक ही उसमें वेवलेंथ के डिफरेंट टोन्स, जैसे 2 बिट का मतलब हो गया 2:2 4 उसमें ग्रे के शेड 4 दिखेंगे आपको। 8 बिट का है मतलब 2⁸8 256 शेड्स ऑफ ग्रे दिखेंगे। ये रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन होता है। एक होता है टेम्पोरल रेजोल्यूशन। इसका अर्थ हुआ कि वो सैटेलाइट उसी जगह से कितने दिन में गुजरी, revisits and collects data for a same area, तो वो टेम्पोरल रेजोल्यूशन। एक सैटेलाइट है वो पृथ्वी का 5 दिन में चक्कर लगा लेती है, तो उसका टेम्पोरल रेजोल्यूशन 5 डेज हुआ। एक सैटेलाइट है जो 1 दिन में पूरा चक्कर लगा लेती है, तो उसका टेम्पोरल रेजोल्यूशन 1 दिन हुआ। तो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेजोल्यूशन है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए जो जब हम उसकी बात करते हैं, कंटूर्स की बात करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए स्पेशल रेजोल्यूशन है। जब हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड बात करते हैं तो हमारे लिए स्पेक्ट्रल की, क्रॉप की अगर हमें स्टडी करनी है तो उसमें हमारे लिए स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और टेम्पोरल भी इंपॉर्टेंट है कि रबी के टाइम पे हमने सैटेलाइट डेटा लिया है कि खरीफ के टाइम लिया है कि हमने जायद के टाइम डेटा लिया है। तो ये डिफरेंट रेजोल्यूशंस का डिफरेंट यूज है। ऐसे ही एक वर्ड आता है थीमेटिक लेयर। थीमेटिक लेयर, इसको हम जब अनाउंस कर रहे हैं थीम, तो ये किसी न किसी थीम पे एक जो नक्शा है उसको हम थीमेटिक लेयर कहते हैं। जैसे कि हमारे पास हो सकता है जो थीमेटिक लेयर है वो डिजिटाइज लेयर है एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज की, जिसमें राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट्स में ब्लॉक, ब्लॉक्स में विलेजेस। तो ये डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज को जो दिखाने वाली लेयर्स हैं अलग अलग हो सकती हैं। एक पूरे राजस्थान का आउटर, फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो ये डिजिटाइज लेयर्स जो हैं उनको हम थीमेटिक, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज को दिखा रही हैं। कहीं हमें रिवर बेसिन्स को दिखाएं कि ये लूनी है कि ये दूसरी रिवर है, तो वो सारे जो रिवर बेसिन्स हैं उनको दिखाने वाली जो थीम है वो हाइड्रोलॉजिकल बाउंड्रीज है, पूरे वाटरशेड को दिखा रही है कि माइक्रो वाटरशेड को दिखा रही है। तो ये सारी वाटर बॉडीज को दिखा रही है, नदी है, नाला है, तालाब है, लेक है, ड्रेनेज लाइन्स हैं, रोड है, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को दिखा रही है, रोड का नेटवर्क दिखा रही है कि रेल का नेटवर्क दिखा रही है। एक में भी हो सकता है, अलग अलग भी। तो ये थीम बेस्ड जो भी मैप होते हैं सिस्टम में, जीआईएस में, उसको हम कहते हैं थीमेटिक लेयर। अब एनलार्जमेंट और एनहेंसमेंट, ये 2 टर्म्स हैं। अब एनलार्जमेंट ऐसा हो गया जैसे हम किसी चीज को मैग्नीफाइंग ग्लास लगाते हैं तो वो चीज हमें बड़ी दिखती है। एनलार्जमेंट मीन्स इंक्रीजिंग द डिस्प्ले साइज और स्केल ऑफ एन इमेज। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये एक इमेज थी, इसको हमने एनलार्ज कर दिया। एनलार्ज कर दिया तो पिक्सल साइज इसकी जो है बड़ी हो गई है, लेकिन इसमें डेटा जो है उसमें कोई नई इंफॉर्मेशन नहीं इकट्ठी हुई है, इसलिए ये एनलार्ज की है, सिर्फ एनलार्जमेंट किया है। इसको सिंपली आपने बड़ा कर दिया, जैसे हम उसको लगाते हैं जूम करने के लिए, वही सेम चीज है। कोई मैप था जो आपका 1:50,000 पे बना हुआ था, अब आपने उसको, उस मैप को 1:10,000 पे जूम कर दिया। तो आपने सिंपली एक काम किया, उसमें कोई इंफॉर्मेशन ऐड नहीं करी, आपने सिर्फ उसको एनलार्ज करा। एनलार्जमेंट के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है एनहेंसमेंट, यानी कि आपने उसकी क्वालिटी बढ़ा दी। क्वालिटी बढ़ाएंगे तो इसमें पिक्सल साइज बढ़ने के साथ साथ आपने इसका पिक्सल का नंबर भी चेंज कर दिया। यहाँ उसका डिजिटल नंबर कुछ और था और यहाँ कुछ और हो गया। इसमें आप इसके इंटरप्रिटेशन को बढ़ाने के लिए, इंपॉर्टेंट फीचर्स को हाईलाइट करने के लिए आप एनहेंसमेंट करते हैं, और इसका जो डीएन नंबर है वो चेंज हो जाता है। इमेज थोड़ी शार्प दिख रही है और ब्राइट दिख रही है। जैसे ब्राइट हमने शब्द यूज किया वैसे ही डीएन नंबर चेंज हो गया। पावर पॉइंट बनाते हैं तो पिक्चर जो होती है उसका कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज डिक्रीज करते हैं, ब्राइटनेस को चेंज करते हैं। तो बेसिकली आपने स्पेक्ट्रल सिग्नेचर्स को उसके चेंज किया, तो ये दिस इज एनहेंसमेंट। विजिबिलिटी को बढ़ा रहा है, आपके कॉन्ट्रास्ट और स्ट्रेचिंग दोनों साथ साथ किए हैं। ये प्रोजेक्शन। अब प्रोजेक्शन क्या है? एनलार्जमेंट हो गया, एनहेंसमेंट हो गया, अब प्रोजेक्शन क्या है? प्रोजेक्शन है जैसे पृथ्वी हमारी गोल है, पोल्स पे चपटी है, अब उस जो शेप है उसको हम
पेपर पे फ्लैट जो कि है उस पे दिखा रहे हैं। तो पृथ्वी के जो भी फीचर्स हैं, जो कि कर्व्ड सरफेस है पृथ्वी का, उसको आप कहाँ दिखा रहे हैं? एक फ्लैट मैप पे। जब हम ऐसा करते हैं कि एक कर्व्ड सरफेस के फीचर को हम फ्लैट मैप पे दिखाते हैं, तो उसके लिए हमारे पास कोई ना कोई मैथमेटिकल मॉडल होने चाहिए जो इस 3D सरफेस को 2D में कन्वर्ट कर दें। उन सिस्टम्स को हम कहते हैं कि प्रोजेक्शन सिस्टम। और इसमें हमें प्रोजेक्शन सिस्टम का सिलेक्शन इस तरह से करना चाहिए कि जो डिस्टॉर्शंस हैं, जब कोई गोल चीज को आप फ्लैट पे दिखा रहे हो तो नेचुरली कहीं डिस्टेंस में बदलाव हो जाएगा, या उसके शेप में बदलाव हो जाएगा, या उसके डायरेक्शन में बदलाव हो जाएगा। तो ये जो बदलाव हैं ये कम से कम होने चाहिए, हमारी एक्यूरेसी हाई बनी रहनी चाहिए सर्वेइंग की। रिप्रेजेंटेशन जो है डिस्टेंस और एरिया का, उसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, नियर अबाउट रियलिटी के होना चाहिए। कोऑर्डिनेट्स है वो भी प्रिसाइज रहने चाहिए, उनमें भी कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। तो हम जब प्रोजेक्शन की बात करें तो प्रोजेक्शन इज अ मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग अर्थ्स कर्व्ड सरफेस इनटू अ फ्लैट मैप। और प्रोजेक्शन कैसा होना चाहिए? जिसमें डिस्टॉर्शंस मिनिमम हो। तो हम कौन सा प्रोजेक्शन यूज करते हैं? हम यूज करते हैं इसमें यूटीएम प्रोजेक्शन। यूटीएम हम इसलिए करते हैं, जिसको हम यूनिवर्सल ट्रांसवर्स मैरिकेटर कहते हैं, क्योंकि ये जो प्रोजेक्शन है ये अर्थ के सरफेस को एक एलिप्सॉइड कंसिडर करता है, यानी कि इक्वेटर के पास में फूली हुई गोल और पोल्स के पास में चपटी। यूटीएम प्रोजेक्शन को कंसिडर किया जाता है। फिर हम कंसिडर करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कि इसको XY फॉर्मेट में लिखने वाला जो सिस्टम है वो है WGS84। हमारे इंडिया में यही ज़्यादा यूज़ होता है। और 43N इसलिए कहा गया है क्योंकि राजस्थान के लिए 43N। अब इसको WGS मतलब वर्ल्ड जियोडेटिक सिस्टम, यानी कि ये पृथ्वी के सेंटर से डेटम मांगता है। WGS84 का जो डेटम है वो अर्थ का सेंटर है, और इसको 84 इसलिए कहा गया क्योंकि सबसे पहले 1984 में इसको यूज किया गया था। दूसरा जो इसमें 43N, अब ये जो सिस्टम है ये 60 पार्ट्स में अर्थ को डिवाइड करता है। हर जो पार्ट है वो 6 डिग्री का है। तो ये जो 43 है ये कवर करता है 72 डिग्री ईस्ट से लेके 78 डिग्री ईस्ट। राजस्थान इसी में फॉल करता है, इसीलिए जोन 43। और N क्योंकि हम नदर्न हेमिस्फीयर में हैं तो N। तो हमारा जो प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो है यूटीएम जोन 43N WGS84। हमें इतना ही ध्यान रखना है। अगर बहुत ज़्यादा हमें डिटेल में पढ़ना है तो हम और सर्च कर सकते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोजेक्शन सिस्टम्स और डिफरेंट काइंड ऑफ डेटम्स। अब सॉफ्टवेयर्स कौन कौन से उपलब्ध हैं जो हमारे ज़्यादा काम आएंगे? तो एक QGIS है जो कि ओपन सोर्स है। इसमें आप सारे जो भी GIS पे वर्क करना चाहें, कार्टोग्राफी से रिलेटेड करना चाहें, वाटरशेड से रिलेटेड मैपिंग करना चाहें, प्लानिंग करना चाहें, वो आप कर सकते हैं। इल्विस है, ये भी ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब देयर इज नो कॉस्ट रिक्वायर्ड टू डाउनलोड दीज सॉफ्टवेयर। तो ये हमारा लैंड एंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए अच्छी एप्लीकेशन है इल्विस की। हाइड्रोलॉजिकल मॉडलिंग इससे हो जाती है, 3D विजुलाइज कर सकते हो आप। ArcGIS जो सॉफ्टवेयर है ये सबसे ज़्यादा वाइडली यूज्ड है, लेकिन ये इसके हम जब भी हम इसको डाउनलोड करेंगे या हमें इस पे काम करना है तो हमें खरीदना पड़ता है ये वाला सॉफ्टवेयर। इसी तरह से अर्डास इमेजिन भी पेमेंट बेसिस पे ये मिलता है सॉफ्टवेयर, और ये ज़्यादा जो काम करता है वो सैटेलाइट इमेज के एनालिसिस पे, फोटोग्रामेट्री पे। फोटोग्रामेट्री मतलब जो आपने इमेज कैप्चर करी है उसका अगर एनालिसिस करना हो, लिडार सर्वे अगर हुआ हो तो उसके लिए ज़्यादा यूजफुल रहता है। अब इसमें डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स क्या हैं? सैटेलाइट्स हैं, ड्रोन्स हैं। सैटेलाइट्स में अलग अलग सेंसर्स लगे होते हैं, उन पे थोड़ा चर्चा करेंगे। तो रिमोट सेंसिंग के जो एरियल प्लेटफॉर्म्स हैं, एरियल प्लेटफॉर्म्स मतलब जैसे एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स, UAV, अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो आजकल काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। इसका जो रेजोल्यूशन है वो आप 5 सेंटीमीटर का भी ले सकते हैं, और डिपार्टमेंट ने 5 सेंटीमीटर डेटा पे काम किया है और 2017 से कर रहे हैं। ये ज़्यादा यूज़फुल है आपके लिए अगर आपको प्लानिंग में उस स्ट्रक्चर को जो आपने प्लान किया है उसकी हाइट, विड्थ, डेप्थ सब निकालने के लिए ये बहुत यूज़फुल डेटा है 5 सेंटीमीटर की। लेकिन लिमिटेशंस क्या है कि ये पूरे एरिया को एक साथ नहीं, आपका प्रोजेक्ट का पूरा कवर कर लेगा। लेकिन हम ये सोचें कि पूरे राजस्थान में ड्रोन सर्वे करवा लिया जाए, उसके लिए फिर आप एयरक्राफ्ट बेस्ड सेंसर्स यूज़ कर सकते हैं।
लिडार यूज़ कर सकते हैं और सबसे बेस्ट तो सैटेलाइट यूज़ कर सकते हैं। अब जो सैटेलाइट के सिस्टम्स हैं, सैटेलाइट में अलग अलग सेंसर्स हैं। ऑप्टिकल सेंसर्स, जो भी ऑप्टिकल मीन्स जहाँ पे भी लाइट आ गई तो वो मल्टी स्पेक्ट्रल हो सकते हैं, हाइपर स्पेक्ट्रल हो सकते हैं, एक पैनक्रोमेटिक होता है। पैनक्रोमेटिक का अर्थ होता है, इससे एक जो इसमें छूट गया है वो है पैनक्रोमेटिक। पैनक्रोमेटिक दो ही शेड्स में देता है डेटा को, आपके ब्लैक एंड वाइट। मल्टी स्पेक्ट्रल मतलब बहुत सारे वेवलेंथ को ये कैप्चर कर पा रहा है, और हाइपर स्पेक्ट्रल मतलब उससे भी ज्यादा बैंड उसमें होते हैं, 1000 तक भी बैंड इसमें हो सकते हैं। इस पे जो काम करते हैं मल्टी स्पेक्ट्रल हाइपर स्पेक्ट्रल पे, वो है जैसे लैंडसेट सीरीज का, जिसका रेजोल्यूशन 30 मीटर होता है, यानी कि 30 मीटर इसका रेजोल्यूशन है। मल्टी स्पेक्ट्रल है, काफी वेवलेंथ को सेंस कर लेता है। और इसका जो पैनक्रोमेटिक डेटा होता है, जिसका रेजोल्यूशन हमेशा मल्टी स्पेक्ट्रल से बेटर होता है, वो 15 मीटर है। इसका रिविजिट टाइम, जिसको हमने कहा था ना टेम्पोरल रेजोल्यूशन, तो टेम्पोरल रेजोल्यूशन इसका 16 डेज का है। फिर एक स्पेक्ट्रल की बात की थी, स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन, तो इसमें 11 बैंड्स हैं। 11 बैंड्स में जैसे नियर इंफ्रारेड, रेड, ब्लू, ग्रीन, नियर इंफ्रारेड, शॉर्ट वेव इंफ्रारेड, तो ये सारे इसके थर्मल। तो और कहाँ किस चीज़ के लिए ज़्यादा यूज़ हो सकता है लैंडसेट का डेटा? बहुत लार्ज स्केल का अगर आपको क्रॉपिंग मैपिंग करनी है और हिस्टोरिकल कुछ एनालिसिस करना है, और ये इसका डेटा फ्री होता है। इसी तरह से सेंटिनल का डेटा है, जिसका रेजोल्यूशन 10, 20, 60 मीटर पे है। ये काफ़ी हम लोग आजकल यूज़ करते हैं फ्रीली अवेलेबल डेटा पे, क्योंकि ये 5 दिन पे ही इसका रिविजिट है। इसमें भी मल्टी स्पेक्ट्रल है, 13 बैंड्स हैं। और ये एग्रीकल्चर के लिए जब फ्रिक्वेंट मॉनिटरिंग करनी है उसके लिए काफ़ी अच्छा है, ये भी फ्री है। फिर इसके बाद आपके इंडियन सैटेलाइट्स में रिसोर्स सेट है इसरो का, 5.8 मीटर रेजोल्यूशन से लेके 56 मीटर का रेजोल्यूशन है। अभी जो कार्टोसेट सीरीज 2 आई है उसमें 0.25 मीटर से 2.5 मीटर बहुत अच्छा रेजोल्यूशन का डेटा हमें मिलना शुरू हो गया है। रडार का रीसेट जो है 1 मीटर से 50 मीटर रेजोल्यूशन है इसका। ऐसे ही नासा का मोडीज है, उसका रेजोल्यूशन डेली उसको कर सकते हैं, ये भी फ्री है। कमर्शियल जो परचेज पे मिलते हैं वो वर्ल्ड व्यू का 30 सेंटीमीटर का रेजोल्यूशन का डेटा है। और ये थर्मल सेंसर्स हैं जो आपके टेम्परेचर को मेजर कर लेते हैं। तो क्रॉप की वाटर की स्ट्रेस को निकालना हो, इवेपोरो ट्रांसपिरेशन निकालना हो, डिजीज़ का कुछ आइडेंटिफिकेशन करना हो, तो ये थर्मल सेंसर्स होते हैं जो टेम्परेचर को कर लेते हैं। तो इसमें जो अलग अलग जो जिन पे ये सेंसर लगा है वो लैंडसेट 8 है, मोडीज है, उस पर भी लगा हुआ है। सिंथेटिक अपर्चर रडार जो कि क्लाउड्स में भी काम करे, तो सार टेक्नोलॉजी बोलते हैं इसको, वर्क्स इन ऑल वेदर्स, ये एक इम्पॉर्टेंट है। डे एंड नाइट का डेटा ले सकते हैं। तो इसमें कुछ जो सैटेलाइट जो इस सार पे काम करती हैं वो सेंटिनल-1 है, उसमें 5 मीटर से 40 मीटर रेजोल्यूशन का डेटा अवेलेबल है। रडार सेट 2 है, इसमें भी 3 मीटर तक का रेजोल्यूशन अवेलेबल है। तो ये डिफरेंट सैटेलाइट सोर्सेज थे। हमने आज जीआईएस की जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं उनके बारे में चर्चा की। हम इससे अधिक अगर जानकारी लेना चाहते हैं और डिटेल में अगर हम देखना चाहते हैं, तो ये इसरो की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग की साइट है जिज्ञासा। जैसे नाम से ही आपको लग रहा है कि अगर आपकी और जानने की इच्छा है तो जिज्ञासा साइट पे आप विजिट करके जीआईएस के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के प्रस्तुतिकरण को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।